साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी के जनरल स्टडीज की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो भैया आप जानते हो शाम को 7 बजे हम आपके लिए जनरल स्टडीज के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन या उसके साथ साथ जो है डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आ चुका है, बीपीएससी टीआरई 4 का कल के डेट में जो है नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप सब इन सारे एग्जाम के लिए सुपर टेट का हो, आरओ यार हो, इनके लिए ये क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि इनका सारी पीडीएफ मिल जाए, इसका अतिरिक्त टेस्ट होता है, पूरी क्लासेस बहुत व्यवस्थित तरीके से मिल जाए, तो आप हमारा ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए भैया शुरू करते हैं और लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला है भैया आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहा है, का अर्थ है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लेंडेड लर्निंग इन द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? केवल पारंपरिक कक्षा आधारित शिक्षण, केवल इंटरनेट आधारित ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक आमने सामने के शिक्षण एवं डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण का संयोजन, केवल टेलीविजन के माध्यम से शिक्षण। तो मेरे भाई आप देखिए यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, आप मतलब सिलेबस का पार्ट है ये, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो आपको फटाक से आंसर कर देना है। मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो कमेंट करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है मित्र, वह है आपका पारंपरिक आमने सामने के शिक्षण एवं डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण का संयोजन। जी हाँ, अगर हम बात करें ब्लेंडेड लर्निंग यानी मिश्रित अधिगम, क्या है ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब? जो है मिश्रित अधिगम शिक्षण का एक आधुनिक दृष्टिकोण है। इसमें पारंपरिक और आमने सामने यानी कक्षा आधारित ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन, डिजिटल और डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण दोनों का संतुलन मिश्रण किया जाता है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों को अपनी सुविधा और गति से अध्ययन करने का अवसर देता है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर जान लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। गंगा नदी उदाहरण है, द गंगा रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, आक्रमवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का। ठीक है, चलो भाई आप देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका ये पूर्ववर्ती अपवाह का। अगर हम बात करें हिमालय से निकलने वाली, आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी में, गंगा मैया, गंगा नदी। ठीक है, हिमालय से निकलने वाले अधिकांश नदियाँ की बात करें तो पूर्ववर्ती अपवाह है। क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह है, इसको ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, अगर हम बात करें ये नदियाँ हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व से बह रही हैं और निरंतर जो है अपरदन द्वार गहरे गार्ज व महाखंड का निर्माण करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो है सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी श्रेणी में आती हैं। ठीक है, इसमें पूर्ववर्ती अपवाह के अंतर्गत। चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक भारत में हरित ऊर्जा और शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन के भंडारण और परिवहन में उपयोग की जा रही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल टू अचीव ग्रीन एनर्जी एंड नेट जीरो एमिशन गोल्स? संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक हाइड्रोजन स्टोरेज तकनीक, सुपरसोनिक दहन रैमजेट तकनीक, भू थर्मल ऊर्जा निष्कर्ष तकनीक। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पर 4 विकल्प है, इनके आधार पर आपको आंसर करना है मेरे भाई। सही विकल्प की बात करें तो क्रायोजेनिक हाइड्रोजन स्टोरेज तकनीक। तो ये देखिए भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है वो क्या है भाई? सही आपका क्रायोजेनिक हाइड्रोजन स्टोरेज तकनीक। ठीक है, हाइड्रोजन का घनत्व बढ़ाने और उसे सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका? क्रायोजेनिक तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें इस तकनीक में हाइड्रोजन को अत्यधिक कम तापमान पर द्रवीभूत यानी तरल रूप में करके भंडारित किया जाता है। यह शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तथा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो भाई अब देखिए यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब जो है अधिनियमित हुआ? व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट फर्स्ट जो इनेक्टेड? यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका बताना है 1952, 1924, 1971, 1871, 1911। तो यहाँ पर बताएं भाई सही विकल्प है आपका 1871। हाँ, भारत में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी आपराधिक जनजाति अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा 12 अक्टूबर 1987 कब? 12 अक्टूबर 1971, 1871 यार बार। ठीक है, 1871 को अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम सबसे पहले उत्तर भारत में लागू किया गया है। ठीक है, बाद में इसे बंगाल में 1876 में लागू कर दिया गया और उसके साथ साथ मद्रास प्रेसिडेंसी में 1911 में इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, चलो भाई अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बैंक नोट जारी करना, सरकार का बैंकर होना, सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना, वाणिज्यिक बैंकों के नकद आरक्षित कोषों का संरक्षण होना। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर आंसर फटाफट। सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत होती है, ठीक है। और अभी हम बहुत जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी लिया करेंगे, क्योंकि अब अपना स्मार्ट बोर्ड बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप प्रयास करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर दिया करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। सामान्य जनता के लिए बचत खाता खोलना यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की बात करें तो ये आरबीआई अधिनियम 1934 के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है, इसका आरबीआई का। और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, ठीक है। इसके प्रमुख कार्यों में करेंसी नोट जारी करना, ठीक है, सरकार और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा इनमें से कौन सा ऐसा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो सामान्य जनता के बचत खाते खोलना, ये इसका काम नहीं है। ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखो भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहे प्लास्टिक पायरोलिसिस की पर्यावरण के संदर्भ में सही विशेषता क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फीचर ऑफ प्लास्टिक पायरोसिस विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट? यह प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके ईंधन तेल में बदलता है। यह समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाता है। यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे अवशोषित करता है। या प्लास्टिक को रासायनिक रूप से अधिक हानिकारक अपशिष्ट में बदलता है, ठीक है। तो ये भैया आपका यहाँ पर विकल्प है। अब आप इसको बताइए फटाफट क्या सही आंसर होगा। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो यह भैया आपका, यह प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके ईंधन तेल में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो पायरोसिस एक थर्मोकेमिकल प्रक्रिया है, ठीक है। थर्मोकेमिकल प्रक्रिया यह प्लास्टिक कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर विघटित करता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में अनुपयोगी जो प्लास्टिक कचरा पायरोलिसिस तेल जो ईंधन के रूप में होता है गैस और चारकोल में, उसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इतना आप यहाँ पर जान ले। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर राज्य परिषद, क्षेत्रीय राजनीति। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना भैया सही विकल्प। अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है पंचायती राज पद्धति। हाँ, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किससे, पंचायती राज पद्धति से संबंधित। किससे? पंचायती राज पद्धति से संबंधित है। यह प्रणाली स्थानीय स्तर पर नागरिकों को निर्णय लेने और सुशासन में प्रत्यक्ष भागीदारी प्रदान करता है, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आपका इंटरनेट का क्वेश्चन आ गया भाई। इंटरनेट की दुनिया, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फायरवॉल इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाना, इंटरनेट कनेक्शन की गति को तेज करना, अनाधिकृत पहुंच से नेटवर्क या कंप्यूटर की सुरक्षा करना, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता बढ़ाना, ठीक है। चलो भाई अब देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी आंसर, अनाधिकृत पहुंच से नेटवर्क या कंप्यूटर की सुरक्षा करना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो कंप्यूटर या नेटवर्क की सुरक्षा करती है, ठीक है। यह आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर करती है। इसका मुख्य कार्य जो अनऑथोराइज एक्सेस है और साइबर हमलों से बचाव करना है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विच हैज़ बीन इन द न्यूज रिसेंटली? ठीक है, जीवाश्म ईंधन का दहन, अक्षय ऊर्जा द्वारा पानी की इलेक्ट्रोलिसिस, प्राकृतिक गैस से मीथेन का पृथक्करण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली भाप। अब बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है भैया अक्षय ऊर्जा, यानी जैसे सौर या पवन ऊर्जा द्वारा पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर आप देखें तो इसका जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन पानी की विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में आवश्यक बिजली और पवन ऊर्जा और नवीनीकरण अक्षय स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, आप देख लीजिए भैया। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे मरीजों को आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्रदान करने के लिए ICT के किस मुख्य अनुप्रयोग का उपयोग किया जाता है?
विच मेन एप्लीकेशन ऑफ ICT इज यूज टू प्रोवाइड जो है कंसल्टेशन फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन स्पेशलिस्ट टू द पेशेंट सिटिंग इन रिमोट रूरल एरियाज। ई बैंकिंग, टेली मेडिसिन, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आपके ICT का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें टेली मेडिसिन, ये सही विकल्प क्या, टेली मेडिसिन। टेली मेडिसिन सूचना और संचार यानी ICT संचार तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं देने की तकनीकी है, ठीक है। इसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बड़े शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। केंद्र सरकार की ई संजीवनी सेवा इसका प्रमुख उदाहरण है। क्या, ई संजीवनी, ठीक है। ई संजीवनी जो सेवा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक संजीवनी, वो क्या है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर देखिए, इंसिनरेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने की खाद बनाने के लिए। तो इंसिनरेटर आप जानते हैं एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें क्या होता है कि आप कूड़े कचरे को डालते हो तो बर्न करके उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। भस्मीकरण, इसको भस्मीकरण हिंदी में बोला जाता है, इंसिनरेटर यानी बर्निंग गार्बेज, ठीक है। अर्थ भस्मीकरण यानी कचरे की अत्यधिक उच्च तापमान पर जलाना होता है। इसका उपयोग ठोस अपशिष्ट, बायोमेडिकल कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। एंजाइम मुख्य रूप से किस प्रकार के जैविक अणु होते हैं? एंजाइम आर मेनली विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन और विटामिन्स, ठीक है। एंजाइम मुख्य रूप से किस प्रकार के जैविक अणु हैं तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से अगर देखें तो जो सही विकल्प है तो वो है आपका प्रोटीन। हाँ, बात करें अगर लगभग सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन यानी ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये भोजन के पाचन तथा उपापचयी रासायनिक क्रियाओं की गति को तेज रखते हैं, ठीक है। चलो भाई, कंप्यूटर में बग का अर्थ, व्हाट डज बग मीन इन आ कंप्यूटर? कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक त्रुटि या दोष, कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, इंटरनेट की गति स्पीड होना, ठीक है। कंप्यूटर बग देखो भैया, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक प्रकार की यह एरर है, त्रुटि है, दोष है, ठीक है। बिना किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कोड में मौजूद त्रुटि, खामी या दोष को बग कहा जाता है। बग के कारण प्रोग्राम असामान्य या गलत परिणाम देने लगता है। इस त्रुटि को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीबगिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। यूपी की 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार, देखो आपके जनगणना का भी क्वेश्चन आपको मिल गया, के अनुसार साक्षरता दर, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, द लिटरेसी रेट ऑफ यूपी इज 70.05%, 68.21%, 67.68%, 65.141%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 67.68%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.68%, लगभग 67.7% रही। राज्य में पुरुष साक्षरता की बात करें तो 77, कितना? 77.28% रहा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें राज्य में महिला साक्षरता की बात करें तो 57 कितना रहा? 18%, ठीक है, लगभग 57.2%। अब देखिए यहाँ पर हुमायूं नामा का लेखक कौन था या थी? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत अहमद यादगार। बहुत बार ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भैया, तो इसका आप आंसर फटाफट लिख दीजिए। कौन है? गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन थी? ये यहाँ पर आप देख लीजिए, जो है हुमायूं की बहन। कौन थी? हुमायूं की बहन। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया, ठीक है, जो कि बाबर की बिटिया थी। इस ऐतिहासिक पुस्तक को फारसी भाषा में लिखा है। किसमें? फारसी भाषा में, ठीक है, फारसी भाषा में लिखा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यह इसमें हुमायूं के जीवन और उस समय के मुगल प्रशासन का विवरण मिलता है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से किस उपापचयी प्रक्रम में से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस यील्ड द मैक्सिमम एनर्जी? प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप देखो यहाँ पर सही विकल्प है आपका भैया सी, वसा फैट। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से वसा यानी फैट से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा की उपापचय से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जबकि अगर हम बात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से लगभग 4.0 यानी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। चलो भाई,
हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से सिंध स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, सुरकोदटा। 1 2 2 3 3 4 1 2 3 आपको बताना भैया सही विकल्प 1 2 3 4 चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये वाला, ठीक है 2 3। यानी अगर हम बात करें हड़प्पा जो है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो ये सिंध में स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला और चनूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। सुरकोदटा की अगर हम बात करें तो सुरकोदटा भैया ये है भारत के गुजरात कच्छ राज्य के जो है कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? कांडला, कोचीन, जो है कोलकाता, विशाखापट्टनम, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका यहाँ पर विशाखापट्टनम। बात हो रही है जो है आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। यह पूर्वी तट पर स्थित और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, ठीक है। यह जहाज़ों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? ऑन विच डेट डिड द पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019? 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा मित्र वो है आपका 11 दिसंबर 2019 को। कब? 11 दिसंबर 2019 को अगर हम बात करें तो भैया नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2021 और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, ठीक है। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इसमें अपनी सहमति दी और 10 जनवरी 2020 से ये जो है प्रभावी होकर के कार्य करने लगा, ठीक है। तो इतना आप जानते रहे नागरिकता संशोधन विधेयक में। अब इसके बाद इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता का प्रावधान इसके अंतर्गत दिया है। आगे बढ़ते हैं भाई अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है टर्शियरी एक्टिविटीज? वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, शिकार करना यानी हंटिंग। तो आपको बताना है भाई, आप ध्यान समझिए। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका क्या, ये है विपणन। विपणन माने व्यवसाय करना यानी मार्केटिंग करना। तृतीय क्षेत्र जो होते हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार यानी विपणन, व्यापार और विपणन यानी मार्केटिंग। ये आपका विकल्प किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र जैसी गतिविधियाँ आती हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम यहाँ पर द्वितीय में तो जो है द्वितीयक में विनिर्माण क्षेत्र होते हैं और प्राथमिक में बात करें तो कृषि, वानिकी और कृषि हो गया आपका, और उसके बाद वानिकी हो गया और उसके साथ साथ जो है शिकार, ये सब प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अरुणा आसिफ अली, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो सही विकल्प कौन है भाई? सरोजिनी नायडू जी। जी हाँ। अब अगर बात करें तो सरोजिनी नायडू ने 1925 में, कब 1925 में कानपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें, भारतीय महिला की बात आती है तब ये होती है। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने 1917 में ही अध्यक्षता की थी और पहली जो है महिला अध्यक्ष थी ये, लेकिन ये विदेशी थी चूँकि। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कॉमनली यूज फॉर द XC2 कन्वर्सेशन? ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। चलो भाई अब देखो यहाँ पर सही विकल्प है नाइट्रोजन। जी हाँ, XC2 संरक्षण में जीवों या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर संरक्षित किया जाता है, ठीक है। क्रायो बैंक में जीवित कोशिकाओं, बीजों, शुक्राणुओं, भ्रूणों को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आप ध्यान रखें भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा, कालीगंगा, नवगंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें मेरे भाई, सही विकल्प होगा क्या आपका? पद्मा। जी हाँ, पद्मा। ये भारतीय भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गंगा नदी भारत में बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद पद्मा नाम से जानी जाती है।
देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के पश्चात से जो है गंगा नदी, गंगा कहा जाता है। आगे चल करके जब मेघना नदी से मिलती हैं तब बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है फिर इस तरीके से पद्मा के नाम से कहाँ पर जानी जाती हैं, बांग्लादेश में। चलो भाई, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया जाता है? 57वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संविधान संशोधन 59वां, 60वां। तो ये आपको बताना भाई, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 58वां संविधान संशोधन 1987, ठीक है, के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 का जो है जोड़ा गया है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है, ठीक है, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर और गोरखपुर। पेपर टेक्नोलॉजी जो है संस्थान सहारनपुर में है। कहाँ पर है, सहारनपुर में, ठीक है। पेपर टेक्नोलॉजी जो है केंद्र, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में है। सहारनपुर विशेष रूप से कागज उद्योग और कास्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग की बात करें तो वस्त्र निर्माण, मेरठ की बात करें तो कैंची व खेल उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। उपभोक्ता के द्वारा किसी भी पृष्ठ को वेबसाइट पर देखने के लिए उसका पता एंटर किया जाता है तो क्या होता है, URL, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल पते पर, डाकी पते पर, MAC पते पर, ठीक है, मैक एड्रेस, अनमैक एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं सही विकल्प क्या है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑन URL, ठीक है, ये आपका सही विकल्प होगा। इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज या संसाधन का विशिष्ट वेब पता होता है। किसी वेबसाइट या पेज को खोलने के लिए ब्राउज़र के सर्च एड्रेस बॉक्स में URL डालना होता है। URL में प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और फाइल का पूरा पता शामिल होता है, ठीक है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। सही विकल्प क्या है भाई, मध्य प्रदेश है, ठीक है। क्या है, मध्य प्रदेश। देखते ही आंसर लगा दो भाई, ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा, स्वर्णरेखा, भागीरथी, हुगली। अब बताओ, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा फरक्का बैराज जो कि पश्चिम बंगाल के आगे गंगा की मुख्य धारा दक्षिण पूर्व में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ उसे क्या नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। फरक्का में एक अन्य जो वितरिका धारा पश्चिम बंगाल में हुगली के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलो भाई, शरीर की सफ़ेद सतह से सफ़ेद यानी स्वेट, पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है वातावरण के तापमान पर, वातावरण की नमी पर, ये भी दोनों पर, ये भी दोनों पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प है भैया, दोनों पर, वातावरण के तापमान पर, वातावरण के नमी पर, ठीक है। पसीने के माध्यम से शरीर में जल की हानि वातावरण के तापमान और आर्द्रता की नमी दोनों पर निर्भर करता है। तापमान अधिक होने पर शरीर का आंतरिक तापमान स्थिर रखने हेतु पसीना अधिक निकलता है। यदि वायुमंडल में आर्द्रता अधिक हो तो वाष्पीकरण की गति धीमी हो जाती है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नगर में निर्मित किया गया? रिसेंटली इन हिज सिटी हैज़ द महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीन जो है कंस्ट्रक्टेड। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और पटना, ठीक है। चलो भाई आप देखिए यहाँ पर सही विकल्प है आपका सी आंसर, अयोध्या में। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका, बहुत फेमस है। इसका उद्देश्य अयोध्या धाम के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, जेवर और अयोध्या सहित 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तो कर ही लीजिएगा। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।